हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका आरवी कैरियर एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईबीएस के टॉप 30 एमसीक्यूज के बारे में जो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम किस वर्ष आया था? 91, 2003, 98 या 1952 में? तो सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम जो आया था यह आया था 1991 में, यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित बीमारी है? क्या पूछा गया है? जल जनित बीमारी है। टाइफाइड, हैजा, दस्त या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या? डी सही हो जाएगा। टाइफाइड, हैजा और दस्त ये सब जल जनित बीमारियाँ होती हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या कहा गया है कि केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? कौन सा है केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? बाघ, हाथी, पक्षी, कस्तूरी हिरण? तो यह किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है भैया कस्तूरी हिरण के लिए, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या? कौन सा लवण पानी की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ सही होगा मैग्नीशियम सल्फेट, यानी ए ऑप्शन जिन्होंने चूज किया है उनका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 क्या कहा गया है कि धुएं, राख, धूल, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड खाली जगह के मुख्य स्रोत हैं। तो ये किसके मुख्य स्रोत हों? आपसे एक प्रश्न क्या पूछा गया है कि धुएं, राख, जल, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये किसके मुख्य स्रोत हैं? तो यह मुख्य स्रोत होते हैं प्राथमिक प्रदूषक के, द्वितीय प्रदूषक के, बायोडिग्रेडेबल के, या इनमें से कोई नहीं। आपसे यह प्रदूषक का प्रश्न पूछा गया है, प्रदूषक। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, यानी प्राथमिक प्रदूषक की। किसके? प्राथमिक प्रदूषक के। क्लियर है? आगे चलें। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 6 है मेलानोनिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? ओजोन संचय, ओजोन का क्रमिक ह्रास, आम्ल वर्षा या एलर्जी? तो यह किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ भैया ओजोन क्रमिक ह्रास, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी सही हो जाएगा। ओजोन परत किस उसमें पाई जाएगी? तो यह ओजोन परत पाई जाती है बाबू समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन की जो मोटाई होगी, ओजोन परत की जो मोटाई होगी वो किससे मापी जाती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बबुआ? डाप्सन के द्वारा। किससे मापी जाती है? डाप्सन के द्वारा। इन बातों को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहा गया है कि बाघ और तेंदुआ के शरीर पर धारियाँ होती हैं, यह अनुकूलन उनके मदद हैं। क्या? अपने शरीर को ठंडा रखना, अपने शरीर को गर्म रखें, परिवेश के साथ मिलाएं या सुंदर दिखना? तो ये क्यों? बाघ और तेंदुए के शरीर पर जो धारियाँ होती हैं इनका मुख्य कारण क्या होता है? आपसे प्रश्न यही पूछा गया है ना। तो यह होता है परिवेश के साथ मिलाएं। क्या होगा? परिवेश के साथ मिलाएं, यानी यह वातावरण जो वहाँ का होता है, परिवेश जो होता है उसके कारण ऐसा होता है, यानी ऑप्शन आपका जो होगा उसी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग भूकंप की भूकंपीय तीव्रता को मापने में किया जाता है? यानी भूकंप की जो तीव्रता होती है उसका मापन किसके माध्यम से किया जाता है? इस प्रश्न में इसी का उत्तर आपको देना है। तो यह किया जाता है कैसे? मार्कैली स्केल से। कैसे किया जाता है? मार्कैली स्केल, यानी ऑप्शन बी जिन्होंने पिक किया है उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो आप अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स भी बना दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इनके जो उत्तर हों वो खुद से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम?
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या थकान? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो आपको होगी बेरी और रतौंधी विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हुआ? तो आपका उत्तर आएगा रतौंधी। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहा गया है कि पशुओं के चरने से वनस्पति बदल जाती है? बीज बिखराव, पर परागण, रचनात्मक चराई, फैलने की बीमारी। तो पशुओं के चरने से, क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दें। हाँ, पशुओं के चरने से वनस्पति बदल जाती है। किसमें? बीज बिखराव में, पर परागण में, चरणात्मक या फैलने की बीमारी। तो किसमें हो जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या? सी सही हो जाएगा। सेलेक्टिव ग्रेजिंग यानी चयनात्मक चराई। क्या हो जाएगा? चयनात्मक चराई। पशुओं के चरने से वनस्पति बदलेगी चयनात्मक चराई में। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशा कहा जाता है। तो कृत्रिम रेशा किसे कहा जाएगा बबुआ? तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रायलान को। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 12 कहता है कि सामान्य ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। कहने का मतलब है जो सामान्य ग्रीन हाउस है यह पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना रखेगा। क्वेश्चन सीधा सीधा है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, है ना, पृथ्वी का औसत टेम्परेचर कितना है, प्रश्न यही आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप कितना बताओगे, इसका आंसर आप कितना देने वाले हैं प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 12 का आंसर आप कितना देने वाले हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? क्या कहा गया है कि वो हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। ऐसी कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, ओजोन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो कौन सी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? ओजोन। कौन सी? ओजोन गैस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या आ गया है कि सिल्वीकल्चर कार्यक्रम है, यानी सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? मछली पकड़ना, वन की पूर्ति, धरती से धातुएं इकट्ठी करना या इनमें से कोई नहीं। सिल्वीकल्चर का संबंध है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो उत्तर हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा। क्या? वन की पूर्ति। क्या हो जाएगा? वन की पूर्ति। सिल्वीकल्चर का कार्यक्रम जो सिल्वीकल्चर जो संबंधित होगा वह वन की पूर्ति के लिए होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन प्रशक्तिकरण से, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत की रिक्तीकरण के लिए किया गया था। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहा गया है कि मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा? सी। मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे के जलीय स्थान। क्या हो जाएगा? मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कहा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों के कैंसर से अधिक लोगों की जान लेने वाला रोग क्या है? वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों के कैंसर से अधिक लोगों की जान लेने वाला रोग कौन सा है? क्रोनियम, अस्थमा, वातस्फीति या दिल का दौरा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्या? वातस्फीति।
ऑप्शन सी हमारा जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है 18वां, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? तो यह है गुजरात, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्या? गुजरात। अगले चलेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी टेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कितने? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 8 राज्यों से। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो उन 8 राज्यों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो यह 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। क्लियर है? कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। क्लियर है? तो इसमें आगे देखेंगे बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 4096.7 किलोमीटर। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा होगी। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।